Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me Tulika, your UGC Net Paper 1 faculty और ये है मेरी फ्री क्लासेस के टाइमिंग जो कि YouTube और टेक्स्टबुक ऐप पे होती हैं। साथ ही साथ लर्नर्स अब हमारी क्लासेस एक्सक्लूसिवली इंग्लिश पे भी होती हैं ऑन YouTube. So don't forget to like, share and subscribe to our channel. जो भी स्टूडेंट्स टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे। तो लर्नर्स आज हम बात करने जा रहे हैं 21 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ एग्जाम्स में क्या क्या टॉपिक्स पूछे गए। 5 यूनिट्स को हम आज के सेशन में कवर करेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, एनवायरनमेंट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो आज के सेशन में इन सभी यूनिट्स में पूछे गए क्वेश्चंस को का एक कंप्लीट रिवीजन भी करवाएंगे हम आपको इस सेशन में। सो ये सेशन पूरे अंत तक देखिएगा। तो सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे आज के 21 अगस्त के फर्स्ट पेपर के फर्स्ट सेशन में। तो लर्नर्स ये था हमारा नेट एग्जाम और इस एग्जाम का एनालिसिस और रिव्यू लगातार होता रहेगा हमारे टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग चैनल पे। तो सभी शिफ्ट के रिस्पेक्टिव फैकल्टीज और पेपर 1 की फैकल्टी प्रीति मैम एंड आई शैल बी टेकिंग अप द एनालिसिस रेगुलरली। सो कहीं भी नहीं जाना है आपने और सारे सेशंस को ध्यान से देखना है। तो लर्नर्स ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप फॉर ऑल इंपॉर्टेंट अपडेट्स। डू ज्वाइन दी टेलीग्राम ग्रुप। तो लर्नर्स पहले देखते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड में। सो क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पे। जैसा कि हम जानते हैं सैम्पलिंग काफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी दोनों ही टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग कर लेनी है। नाउ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग तो हम ये चारों सैम्पलिंग पढ़ते आए हैं, बट लास्ट ईयर इफ यू ऑल रिमेंबर मल्टी स्टेज सैम्पलिंग भी पूछा गया था। तो अगर ये कभी क्वेश्चन आता है कि मल्टी स्टेज सैम्पलिंग को हम प्रोबेबिलिटी में डालेंगे या नॉन प्रोबेबिलिटी में, सो प्लीज रिमेंबर इट इज अ टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, राइट। मल्टी स्टेज क्या होता है? जब हम एक बार में बहुत बड़ा हमारे पास ज्योग्राफिकल एरिया रहता है और हम एक बार में अपना सैंपल नहीं पिक कर पाते हैं तो हम मल्टी स्टेज सैम्पलिंग का प्रयोग करते हैं। मगर यहाँ पे जो एलिमेंट रहता है वो प्रोबेबिलिटी का एलिमेंट, राइट। और अगर हम बात करें रैंडम सैम्पलिंग में, तो रैंडम में हर किसी का इक्वल चांस होता है टू गेट सिलेक्टेड, जैसे कि लॉटरी सिस्टम होता है। सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग में हम एक सिस्टमाइज्ड वे में यानी कि एक सर्टेन नंबर पे, अंतराल पे, इंटरवल पे अपने सैंपल का चयन करते हैं। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में हम अपना जो पूरा पॉपुलेशन होता है जिसमें से हमें सैंपल को सिलेक्ट करना होता है उसे स्ट्रेटा में डिवाइड करके और उसके बाद रैंडम मेथड से करते हैं। और वही अगर हमें एक एरिया को में से रैंडम सैम्पलिंग के बेसिस पे, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बेसिस पे अगर हमें सैंपल का सिलेक्शन करना है तो हम उसे क्लस्टर्स में डाल के और उसके बाद प्रोबेबिलिटी एलिमेंट यूज करके जब करते हैं तो होती है हमारी क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग। क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग के ही लाइंस पर अगर हम नॉन प्रोबेबिलिटी की बात करें तो वहां पे होती है कोटा सैम्पलिंग। तो आपको इससे भी कंफ्यूज नहीं करना है, दोनों सिमिलर प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं। बस फर्क यही होता है कि यहाँ पे जो चयन किया जाता है, जो सैंपल में पिक किया जाता है, वो कोई भी हो सकता है और यहाँ पे हमारा स्पेसिफिकेशंस आ जाते हैं, हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी एलिमेंट आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था आज के फर्स्ट सेशन में वो था आप फर्स्ट शिफ्ट में, वो था आपका प्लेजारिज्म पे। तो प्लेजारिज्म को हम साहित्यिक चोरी कहते हैं। तो किसी भी पर्सन का अगर आइडिया, वर्क, थॉट्स, पिक्चर्स, वर्ड्स कुछ भी हम अगर यूज करते हैं अपने कंटेंट में और उसे अगर अपना कह के प्रेजेंट करते हैं, उसे ड्यू क्रेडिट नहीं देते हैं, तो वो कंसेप्ट होता है प्लेजारिज्म का। तो प्लेजारिज्म और एथिक्स ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जो आने वाले सेशन के लिए, जो आने वाले शिफ्ट्स के लिए तैयारी कर रहे हैं वो एथिक्स के कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझ लेंगे। तो प्लेजारिज्म को डिटेक्ट करने के लिए बहुत सारे प्लेजारिज्म सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसमें आज के दिन में टर्निटिन और पहले उरकुंड था, उरकुंड हैज नाउ बीन चेंज टू टर्निटिन और अब आने वाले समय में इट इज गोइंग टू बी ड्रिलबिट। ये नाम आपने याद रखना है क्योंकि ड्रिलबिट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में प्लेजारिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर की तरह यूज होने लगा है। सो आपको ये याद रखना है। साथ ही साथ प्लेजारिज्म से रिलेटेड पेनाल्टी का भी आपको याद रखना है। 3 लेवल्स होते हैं, बेसिकली 4 लेवल्स होते हैं। पहला लेवल जो होता है प्लेजारिज्म का वो 0 लेवल होता है, उस पर किसी तरह की कोई पेनाल्टी नहीं होती है। और वही अगर 60% से ज्यादा की अगर सिमिलर कंटेंट आ जाता है तो उस केस में एक पर्सन का जो रजिस्ट्रेशन है वो भी कैंसिल हो जाता है। तो आपको प्लेजारिज्म और उससे रिलेटेड जो वो है पेनाल्टी है उसे भी अच्छे से याद रखना है। इस बार आपसे पूछा गया है एमएलए स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग। तो एमएलए और एपीए दोनों ही केसेस, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो एपीए अगर पूछता है तो ये ऑथर डेट
इसको हम कहते हैं ऑथर डेट साइटेशन या ऑथर डेट स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग। वहीं अगर एमएलए की बात करें तो एमएलए को हम कहते हैं वर्क साइटेड। अभी जो एडिशन चल रहा है वो 9th एडिशन है जो 2021 अप्रैल में लॉन्च किया गया था, और एपीए का जो है वो भी 7th एडिशन चल रहा है, तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ एमएलए का इंटेक्स साइटेशन में हम ऑथर का लास्ट नेम और पेज नंबर जरूर से देते हैं। इन टेक्स्ट मतलब जब हम किसी पेपर का वर्क अपने पेपर में ऐड करते हैं तो बीच में जहां इंफॉर्मेशन देते हैं उसको हम इंटेक्स साइटेशन कहते हैं। वहीं हम अगर एपीए की बात करें तो वहां पे हम रेफरेंसिंग का काम करते हैं, रेफरेंस लिस्ट बनाते हैं। वहीं इन केस ऑफ एमएलए वी डू अ लिस्ट ऑफ वर्क साइटेड। तो वर्क साइटेड अगर टर्म आ गया है, यानी कि हम बात कर रहे हैं एमएलए स्टाइल की, तो वर्क साइटेड एंड रेफरेंसिंग ये दो टर्म्स हैं जो एपीए और एमएलए को डिफरेंशिएट करते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे मैंने बार बार आप लोगों को कहा था प्रैक्टिस करने के लिए, और जो आज की फर्स्ट शिफ्ट में आया है, वो है क्रॉस सेक्शनल। तो सेकंड शिफ्ट के लिए आप लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज तैयार कर सकते हैं। तो क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है। तो क्रॉस सेक्शनल हम एक पॉइंट ऑफ टाइम में करते हैं, जैसे मैंने आप लोग को एग्जाम्पल के तौर पे बताया था कि अगर बजट रिलीज हुआ है, राइट, तो बजट रिलीज के तुरंत उसी के बाद जो हम सबकी प्रतिक्रिया लेते हैं वो वन पॉइंट ऑफ टाइम में लेते हैं, वो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च का एग्जाम्पल है। वहीं अगर हम लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च की बात करते हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि फेयरनेस क्रीम्स का एड की बात करें या वेट घटाने वाला कोई वेट लॉस प्रोग्राम की बात करें, तो ये सारी चीजें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चलती हैं, और इसकी वजह से इनको हम लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च की कैटेगरी में डालते हैं। साथ ही साथ जब हम क्रॉस सेक्शनल रिसर्च करते हैं तो सैंपल के आधार पर हम एक ही समय में बहुत सारे लोगों को सैंपल की तरह सिलेक्ट करते हैं, तो डिफरेंट सैंपल। बट लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में हम एक ही सैंपल को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेक करते हैं। तो अगर किसी एक समय में एक फीडबैक अगर लेना है तो हम वहां पे क्रॉस सेक्शनल रिसर्च करेंगे, और अगर एक इंडिविजुअल में चेंजेस को देखना है, जैसे कि फेयरनेस, वेट लॉस या इवन हाइट इंक्रीज को अगर हमें स्टडी करनी है, तो हम लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज करेंगे, राइट। तो ज्यादातर जो सर्वे किए जाते हैं किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, तो वो क्रॉस सेक्शनल होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल में सर्वे नहीं होती है, लॉन्गिट्यूडनल में हम बहुत बार कोहर्ट स्टडीज भी करते हैं। तो ये थे हमारे रिसर्च एप्टीट्यूड से क्वेश्चन। टीचिंग की हम बात करें तो मेथड्स जो कि टीचिंग में इस्तेमाल होते हैं उस पर क्वेश्चन आया था। तो लेक्चर मेथड जो कि वन वे मेथड को फॉलो करता है या लीनियर मेथड को फॉलो करता है, उस पर क्वेश्चन आया था। आपको आने वाली शिफ्ट्स के लिए जो तैयारी करनी है वो है आपको लर्नर सेंट्रिक मेथड जो है, लर्नर सेंट्रिक मेथड्स पे ध्यान देना है। चाहे आप बात करें इसमें जो वैसे सारे मेथड्स, जैसे कि ब्रेनस्टॉर्मिंग पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं तो वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। ह्यूरिस्टिक मेथड की हम बात करें जिसको खोज विधि कहते हैं, इसको आपने इन सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से कर लेना है। साथ ही साथ लर्नर सेंट्रिसिटी के साथ आपको स्वयं टॉपिक को भी अच्छे से कवर करना है, और स्वयं के साथ स्वयं प्लस जो कि एक नया एडिशन है, इसमें प्रोफेशनल कोर्सेज की बात की जाती है, इसको भी आप अच्छे से कर लेंगे नेक्स्ट शिफ्ट के लिए। ज्यादातर क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड या वो आप कह सकते हैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस हैं। तो आप क्वेश्चन जो भी होगा उसको आप रियल लाइफ से कनेक्ट करके उसे आंसर करने की कोशिश करेंगे। एनईपी 2020 के साथ कंबाइन करके क्वेश्चन आया था टीचिंग एप्टीट्यूड का। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हमने रिसेंट पास्ट में किए हैं जिसमें दो यूनिट को कंबाइन करके, जैसे टीचिंग और कम्युनिकेशन, टीचिंग और हायर एजुकेशन। तो इस तरह के क्वेश्चंस मैंने आप लोग को कहा था कि वी आर एक्सपेक्टिंग, और उसी तरह के क्वेश्चंस आए हैं। तो आपको अपना थोड़ा अंडरस्टैंडिंग को यूज करना है फॉर आंसरिंग दीज क्वेश्चंस। तो लर्नर्स बिफोर वी मूव अहेड, हमारे फाउंडेशन बैच 2.0 इज गोइंग लाइव, जिसमें आपको बुक्स भी मिल रही हैं थ्योरी और एमसीक्यूज की। पेपर 1 और पेपर 2 की कंप्लीट क्लासेस हो रही हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और जो लेटेस्ट हमारा एग्जाम पैटर्न है उसको इंक्लूड करते हुए फुली सॉल्व्ड प्रीवियस क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट को कवर करते हुए, साथ ही साथ पीएचडी एडमिशन के लिए गाइडेंस के साथ ये कोर्सेज आर अवेलेबल। सो यू कैन एनरोल योरसेल्व्स अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं for a December batch. Not only that, for exclusive English batch, we have a short JRF batch, which is in English medium. इसमें भी आपको मिलती हैं बुक्स, थ्योरी और पीवाईक्यू की। तो पेपर 1 और पेपर 2 की क्लासेस होती हैं, which is based on again latest pattern but exclusively in English. So we'll be solving previous year's questions, mock test and everything in an exam oriented manner. साथ ही साथ you get PhD का guidance. So you do enroll if you are preparing.
तो लर्नर्स जहाँ बात करें कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन में जो पूछा गया था वो था अरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो अगर हम कम्युनिकेशन के मॉडल्स की बात करते हैं तो हम उसे 3 कैटेगरी में डालते हैं। पहला है लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, दूसरा है इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन और तीसरा है ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। राइट, सो आपको इनका बेसिक कंसेप्ट याद रखना है। यहाँ पे जो अभी हमने देखा वो लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। सो अरिस्टोटल के मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में 5 एलिमेंट्स की बात होती है: स्पीकर, स्पीच, ओकेजन, ऑडियंस एंड इफेक्ट। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पोजिशन होती है वो स्पीकर की होती है। तो जैसा कि हम इसका एग्जाम्पल में हमेशा समझते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर। ठीक है, सो अगर आप किसी की मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो वहां पे एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो उसका स्पीकर होता है। जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होती है वो होती है उन्होंने क्या स्पीच डिलीवर की। और आखिरी तक अगर हम आए तो इफेक्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। तो कुछ इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आया था। इसमें कंसेप्ट ओकेजन का भी आता है कि किस समय वो किया गया है, वो स्पीच किस तरह के ऑडियंस के साथ वो डिलीवर की गई है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो ये था आपका अरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन विच यू नीड टू रिमेंबर। साथ ही साथ आप इंटरैक्टिव मॉडल को भी समझ लीजिए। इंटरैक्टिव मॉडल को हम सर्कुलर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं, जिसमें सेंडर और रिसीवर टर्न बाय टर्न बात करते हैं। तो सेंडर जब अपना मैसेज दे भेजता है, इनकोड करके भेजता है रिसीवर को, रिसीवर उसे रिसीव करता है, डीकोड करता है। अब यही रिसीवर सेंडर बन जाता है और वो अपना जो मैसेज है उसे इनकोड करके भेज देता है सेंडर के पास, जो अब रिसीवर बन जाता है। तो इस तरह से टर्न टेकिंग वाला जो होता है वो केस होता है इन केस ऑफ इंटरैक्टिव मोड ऑफ कम्युनिकेशन, और यहाँ पे एक फील्ड एक्सपीरियंस स्टैब्लिश हो जाता है। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। और ट्रांजैक्शनल मॉडल में क्या होता है, अगर एक टिपिकल क्लासरूम कम्युनिकेशन की बात करें तो जब सभी कोई, एक सेंडर भी होते हैं और रिसीवर में भी होते हैं एट द सेम टाइम, साइमल्टेनियसली अगर हम ये रोल प्ले करते हैं ऑफ बिकमिंग अ सेंडर एंड अ रिसीवर, तो वो होता है ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये आपने अच्छे से याद रखना है। साथ ही साथ मास कम्युनिकेशन इज अगेन अ वेरी हॉट टॉपिक जिसपे क्वेश्चंस आने ही आने हैं। तो मास कम्युनिकेशन को आप ऐसा समझ लीजिए कि उसका कैरेक्टरिस्टिक और फंक्शन आपको पता होना चाहिए। तो फंक्शन में अगर हम देखें तो सबसे पहला फंक्शन जो होता है मास कम्युनिकेशन का, वो एजुकेट करना नहीं होता है, वो इन्फॉर्म करना होता है। सेकेंड इज एडुकेट, थर्ड इज entertain, देन ऑब्जर्व एंड देन एजेंडा सेटिंग। तो ये ऑर्डर में भी मेंशन्ड है। ये पांचों आपको याद रखने हैं मास कम्युनिकेशन के फंक्शन। अब अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मास कम्युनिकेशन का। तो मास कम्युनिकेशन में हमें फीडबैक ना के बराबर मिलता है, तो हम नो या डिलेड फीडबैक कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो हमारा ऑडियंस होता है वो कोई भी हो सकता है, एनोनिमस ऑडियंस कहा जाता है। इसका जो स्प्रेड होता है वो सेम टाइम होता है, तो इसको किसी भी तरह का प्लेस और टाइम का बैरियर नहीं झेलना पड़ता है अगर हम मास कम्युनिकेशन की बात करें। और बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सोशल मीडिया, ये जो मास कम्युनिकेशन है ये बहुत जगह होता है। साथ ही साथ इसके साथ एक कंसेप्ट आता है गेट कीपिंग का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। गेट कीपिंग का कंसेप्ट जिसमें हम फिल्टरिंग ऑफ मैसेज की बात करते हैं, ये दो तरह के कम्युनिकेशन में अप्लाई होता है, एक ग्रुप कम्युनिकेशन और एक मास कम्युनिकेशन। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। नाउ टॉकिंग अबाउट दी पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। तो पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट में जो एक क्वेश्चन आया था वो था बीओडी और सीओडी से रिलेटेड। तो लर्नर्स आपको याद रखना है बीओडी जो कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, ये वैसी डिमांड है जो कि इस बारे में बताती है आपको कि किसी भी एक वाटर बॉडी में जो कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर एक्शनिंग ऑन दी वेस्ट, सो दैट वहां का वेस्ट कंप्लीट हो जाए, खत्म हो जाए। और व्हेन दिस एक्टिविटी हैपेंस, जब ये एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ वेस्ट चल रहा होता है, इसमें काफी ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है। और चूंकि ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है तो जो डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा है वो कम हो जाती है। ठीक है, सो ये कंसेप्ट हो गया हमारा बीओडी का। बट अगर हम बात करें सीओडी, तो सीओडी ऐसे अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को मेजर करता है जिसमें ऑर्गेनिक के साथ साथ इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट भी होते हैं। तो दैट मीन्स बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट के बारे में डिटेल्स इकट्ठी होती हैं, वेराज सीओडी में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों
जिसे केमिकली ट्रीट किया जा रहा है, और इसमें हम एज सच और माइक्रोब्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा मेंशन नहीं करते हैं। तो आपको अगर ब्रेकडाउन ऑफ वेस्ट की बात कर रहे हैं तो बीओडी ऑर्गेनिक को वेस्ट के बारे में बताता है, और सीओडी ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक। तो दोनों के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो सीओडी जो है वो ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। ठीक है, तो अगर इस तरह का कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो डी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था वो टाइप्स ऑफ लेक था, और मेरे हिसाब से वो जो कंसेप्ट था वो यूट्रोफिकेशन का रहा होगा। यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है ओवर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ओवर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स यानी कि जब न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है किसी भी वाटर बॉडी में, तो हम कहते हैं कि वो लेक जो है यूट्रोफिकेशन का, राइट। सो और इसमें भी 3 स्टेजेस होते हैं, वी हैव मीजोट्रॉफिक एंड वी हैव ओलिगोट्रॉफिक, राइट। तो मीजो इज मॉडरेट, जब न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई मॉडरेट होती है तो उसको हम मीजोट्रॉफिक लेक कहते हैं, और अगर ओवर सप्लाई होती है तो यूट्रॉफिक है। वहीं अगर पुअर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट होती है अगर लेक्स की, तो उसको हम ओलिगोट्रॉफिक कहते हैं। हाउएवर इंडिया में ज्यादातर जो लेक्स हैं, वाटर बॉडीज हैं, वो या तो यूट्रॉफिक है या मीजोट्रॉफिक। साथ ही साथ लर्नर्स, देयर वाज अ कांसेप्ट ऑफ रियो अर्थ समिट, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो रियो समिट को हम 1992 अर्थ समिट भी कहते हैं, यूएनसीईडी भी कहते हैं। तो इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो विच यू नीड टू रिमेंबर। सो अजेंडा 21, जो कि 21 का मतलब होता है 21st सेंचुरी, और अजेंडा 21 के अंतर्गत सभी कंट्रीज को डायरेक्ट किया गया था कि आप लोग सबको अपना अपना अजेंडा 21 बनाइए और अर्थ को बचाने की, गवर्नमेंट को बचाने की कोशिश की। इसी के साथ इसका था कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम रियो डिक्लेरेशन के नाम से जानते हैं, जिसमें सारी बातें लिखी थी कि किस तरह से हम अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं डेवलपमेंट करने के साथ साथ। साथ ही में इसमें एक डॉक्यूमेंट था फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स के बारे में, जिसमें इस बारे में बताया गया था कि किस तरह से हम अपनी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम यानी फॉरेस्ट को, लंग्स जो है हमारे अर्थ के, उसे बचा सकते हैं। साथ ही साथ सीबीडी, यूएनएफ ट्रिपल सी और यूएनसीसीडी जैसे डॉक्यूमेंट भी साइन किए गए थे। तो सीबीडी की अगर हम बात करें तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक लीगल डॉक्यूमेंट था, लीगल बाइंडिंग ट्रीटी थी, जिसके अंतर्गत 2 प्रोटोकॉल्स आते हैं, नगोया प्रोटोकॉल एंड कार्टेजना। इस पे मैंने पहले भी सेशंस बनाए हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं। और यूएनएफ ट्रिपल सी के अंतर्गत, यूएनएफ ट्रिपल सी को भी उस वक्त साइन किया गया था, इसके अंतर्गत जितनी भी इन्वायरमेंटल ट्रीटीज और प्रोटोकॉल्स आते हैं, उनका जो डायरेक्टिव्स होता है वो यूएनएफ ट्रिपल सी के अंतर्गत होता है। प्लीज रिमेंबर दिस। एंड एक और टॉपिक आया था हमारा एनएपीसी, तो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्लाइमेट चेंज अगेन इज अ वेरी बर्निंग इशू, एंड इस पे अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल ट्रीटी में जो सबसे अभी सक्सेसफुल ट्रीटी है, जो ऑनगोइंग ट्रीटी है, वो पेरिस अग्रीमेंट। बट एनएपीसीसी जो है वो 2008 का, 2008 में ये हमारे इंडिया के लेवल पे 8 मिशन डाले गए थे, 8 नेशनल मिशन रखे गए थे, जिसमें हमने एक इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी की बात की थी कि किस तरह से हम अपने क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो गोल्स हैं उन्हें अचीव कर सके। तो इन 8 को आपको पॉइंट वाइज याद रखना है। सो इट टॉक्स अबाउट सोलर एनर्जी, सेकेंड एनर्जी जो भी फॉर्म की है उसकी एफिशिएंसी, हमारे जो हैबिटेट्स हैं उसके बारे में, वाटर एज अ रिसोर्स कैसे उसे कंजर्व किया जाए, ग्रीन इंडिया के बारे में बात की गई है, हिमालय एज एन इकोसिस्टम जिस तरह से हम उसे बचा सके, नॉलेज किस तरह से नॉलेज का सस्टेनेबल तरीके से यूज किया जाए, और सस्टेनेबल लाइंस पे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो ये 8 पॉइंट्स है जो हमारे एनएपीसी में है। बिसाइड्स अगर मैं बात करूं आरसी की, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाज रिलेटिवली, द ओनली प्रॉब्लम वाज ऑफ कोर्स स्क्रीन को स्क्रॉल करना। तो अगर आपने उसे प्रैक्टिस किया सो दैट शुड नॉट बी एन इशू। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका जो भी आएगा उसे आप थोड़ा ध्यान से समय देके सॉल्व करें। There was another question, learners, which was based on breeder reactor. तो I have included this question जो हमने अपने last classes में किया था। तो breeder reactor जो कि न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड है। तो अगेन एनर्जी की भी अगर हम बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी के फॉर्म्स पे काफी थ्रस्ट है, सोलर एनर्जी पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, और ये क्वेश्चन जो था वो न्यूक्लियर एनर्जी पे था। तो इट टॉक्स अबाउट ब्रीडर रिएक्टर। तो इसमें जो हम मटेरियल डालते हैं जिसको हम फिसाइल मटेरियल कहते हैं, जो कि ईंधन की तरह काम करता है। तो ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था। तो इसका सही आंसर होगा कि पहला स्टेटमेंट गलत है। किसी भी ब्रीडर रिएक्टर में जो हम फिसाइल एलिमेंट डालते हैं, यानी कि यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम के जो आइसोटोप्स को यूज करते हैं, उसकी जो इनपुट होती है, इनपुट लेस होती है और आउटपुट ज्यादा होती है।
राइट, प्लीज रिमेंबर दिस कि आउटपुट इज हाई, जबकि यहाँ पे उल्टा पूछा बोला गया था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। और इंडिया में क्या हमारे पास एक ब्रीडर रिएक्टर है? यस, द आंसर इज वी हैव इट, वन एट कलपक्कम। तो चेन्नई न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ये एक एग्जाम्पल है ब्रीडर रिएक्टर का। राइट, तो ये तो पॉइंट अच्छे से याद कर लीजिएगा। आई होप ये जो आज का सेशन है ये आपको एक इंसाइट देगा कि किस तरह से आपको अपनी नेक्स्ट आने वाले सिटिंग्स की तैयारी करनी है, शिफ्ट्स की तैयारी करनी है। लर्नर्स, ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप, डू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप ताकि हम आपके साथ सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स शेयर करते रहें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड आई होप यू फाउंड दिस सेशन informative and interesting. Right, I'll see you in the next class. Take, bye bye, all the best.